एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी। चौथा हेड कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स। और पांचवा है ऑल अदर सोर्सेस। ये 5 हेड है हमारे पास, है ना। अब कहीं से प्रॉफिट आया, किसी में लॉस हो रहा है, उसको जब आपस में एडजस्टमेंट करने की जो परमिशन मिलती है लॉ में, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ, राइट। अब दूसरा समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, राइट। और यहां पर हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये लॉस है। और यहां पर आपके पास प्रॉफिट है, ओके। तो एडजस्टमेंट कितना कर लेंगे आप? 4 लाख रुपए का। यहाँ 10 लाख का लॉस है, यहाँ 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो 4 लाख रुपए तक तो आप एडजस्ट कर लेंगे। अब जो 6 लाख का नुकसान बचा वो क्या करेंगे? उस नुकसान को हम आगे ले जाएंगे, अगले साल की इनकम में एडजस्ट करेंगे। तो जो ये लॉस है, इसको आगे जो ले जाने का कंसेप्ट है, उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, है ना। तो जो नुकसान है, क्योंकि यहां तो अपने पास पैसा है नहीं, है ना, तो यहां तो एडजस्ट कर नहीं सकते। जितना प्रॉफिट हो उतना आपने एडजस्ट कर लिया, और जितना प्रॉफिट नहीं है, जो लॉस आपके पास है, उसको आप अगले साल में ले जाने की परमिशन आपको मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो आज हम समझेंगे कितने समय तक आप उसको आगे ले जा सकते हैं। तो जो लॉस को जो आगे ले जाने के जो सिस्टम है, उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ टाइटल क्यों दिया कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ? पहले देने सेट ऑफ, किस साल प्रॉफिट है, इसी साल एडजस्ट कर लो, राइट। नहीं हो रहा तो फिर दूसरा टाइटल काम में आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। कोई बात नहीं, इस साल नहीं है, अगले साल सेट ऑफ कर लेते। तो इस तरीके से पूरा टाइटल बनता है सेट ऑफ, दूसरा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब ये है कि अगर आपका इस साल प्रॉफिट, एक जगह लॉस है, एक जगह प्रॉफिट है, तो आप इसी साल सारा एडजस्टमेंट कर लो। लेकिन अगर सारा आपके पास प्रॉफिट उतना दूसरी जगह से नहीं है, तो जितना आपका लॉस बच रहा है उसको आप अगले साल ले जाओ आगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी वो एडजस्ट हो सकता है कर लो। तो वो कहलाएगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, राइट। क्या ये बात समझ आ गई? मीनिंग समझ आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जिसको हमने कहा था सेट ऑफ। सेट ऑफ 2 तरीके से होता है। सेट ऑफ 2 तरह से होता है। पहला तरीका कहलाता है इंट्रा हेड सेट ऑफ, और दूसरा तरीका कहलाता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड और इंटर हेड, राइट। तो इंट्रा हेड का मतलब क्या? सेम हेड, सेम हेड, राइट। क्या का स्रोत एक ही है, एंड मल्टीपल सोर्सेस। हेड एक ही है। अब हो सकता है आपके पास 4 दुकानें आपने एक साथ खोल रखी है ना, तो चारों के चारों मिला के तो बिजनेस ही कहलाएगा। एक दुकान में नुकसान है, 3 में प्रॉफिट है, राइट। तो जो एक दुकान का नुकसान है वो बाकी 3 दुकान के प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है इंट्रा हेड।
है ना, मतलब सेम हेड होना चाहिए। मैंने सिंपल शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, सेम हेड एंड मल्टीपल सोर्सेस। क्या ये बात समझ आ गई? है ना, यहाँ देखो, यहाँ मैं नीचे उसको एग्जांपल दे दे रहा हूँ। यहाँ हमने कहा इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक ही चीज लिख रहा हूँ, आपके पास बिजनेस से इनकम है, ओके। अब यहाँ पर बिजनेस आपके पास है 4 दुकानें, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4, ओके। पहली दुकान में आपने 1 लाख रुपए का नुकसान किया, दूसरी दुकान में आपके पास 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, दूसरी दुकान में आपके पास फिर 2 लाख रुपए का नुकसान है, और यहाँ पर आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर ये माइनस लग रहा है, मतलब ये नुकसान है, ओके। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 3 लाख, 4 लाख है, ओके। तो 7 लाख रुपए का तो आपके पास प्रॉफिट है, नुकसान आपके पास 1 लाख का यहाँ है, 2 लाख का यहाँ पर है, माइनस 3 कर देंगे, तो आपका बिजनेस से इनकम कितनी कहलाएगी? 4 लाख। ये बात समझ आई, इंट्राहेड किसको कहते हैं, है ना। आय का जो स्रोत है वो एक ही रहेगा, लेकिन उस स्रोत के अंतर्गत जो है बहुत सारे अलग अलग जगह से इनकम आ सकती है, ओके। ये कहलाता इंट्रा हेड सेट ऑफ, ओके। अब दूसरा करते हैं, यहां पर इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड्स, अब यहां पर अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं, एक आपके पास राज, एक दुकान है, शिवानी और रंजू दोनों लाइन पे है, और एक मकान है जिसको मैं हाउस लिख रहा हूं, जो अपने किराए पे दे रखा है। एक दुकान है और एक मकान है जो किराए पे दिया है, ठीक है। अब इस दुकान में से आपको 8 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, लेकिन घर वाली जो चीज है उसमें से आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो, ये आप आपस में एडजस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। ये जो आपस में एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके प्रॉफिट बचा 6 लाख रुपए का, जिस पर आप टैक्स भरेंगे। तो जब इनकम आप दूसरे हेडिंग में एडजस्ट करते हैं उसको कहते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, राइट। और अगर सेम हेडिंग में आप एडजस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। क्या ये शब्द समझ आ गए? इंटर हेड और इंट्रा हेड, ओके। इसी चीज को लेकर थोड़ा सा आज हम और डिटेल पढ़ने वाले हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये कैरी फॉरवर्ड आप कितने साल तक कर सकते हैं, पहले कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग समझ ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कैपिटल गेन, एग्जाम्पल लिया मैंने कैपिटल गेन्स, पूरा लिखना नहीं तो बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ है। कैपिटल गेन्स, राइट। अब कैपिटल गेन्स हमने कहा 2 तरह के हैं आपके पास, एक है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और दूसरा है आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, राइट। अब अगर शॉर्ट टर्म आपके पास गेन है उसको आप कहां एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कहां है तो वो आप कहां एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म है दिस इज
एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ओनली। कहां एडजस्ट कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म का लॉस है तो शॉर्ट टर्म गेन्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा, है ना। अब इस साल आपने लॉस कर लिया है, इस साल आपका दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नहीं, वो दूसरी इनकम में एडजस्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको हम अगले साल ले जाएंगे, अगले साल में आएगा वहां एडजस्ट कर लेंगे, नहीं आया फिर उसको आगे ले जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है दिस कैन बी एडजस्टेड क्या इसके चार्ज लगा दे भैया, चपटी पिन का अगेंस्ट उधर है। अरे जोरावर शॉर्ट टर्म चाल लगा देना आवर जो आवर एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। है चपटी पिन का। इसको आप दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। चार्जर लिए ये वाला उधर नहीं इसको दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म है तो भी और शॉर्ट टर्म में है तो भी, ओके। अब मैंने आपको बताना है कि ये जो चीजें कैरी फॉरवर्ड हैं ये आप कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, हालांकि वो हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 70 पर आ जाते हैं। तो सेक्शन 70 कहता है where the net result of the assessment in respect of falling under the head of income but other than capital gain। सब कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहे, कैपिटल गेन मामला थोड़ा सा अलग है। और सबको जोड़कर अगर आप देखते हैं कि वहां पर लॉस आ रहा है, the assessee shall be entitled to have the amount of such loss set off against his income from any other source under the same head। तो ये कह रहे हैं कि साहब आपने एक हेड में सारी इनकम जोड़ ली, राइट, कहीं से लॉस है कहीं से प्रॉफिट, तो उस हेड के अंतर्गत आपस में आप सारी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, है ना। दूसरा एग्जांपल समझिएगा, आप अगर शेयर बाजार में खरीदा बेची कर रहे हैं, रोज उसमें डिफरेंस आता है कि आज अपने प्रॉफिट कमा लिया, कल अगले 3 दिन लॉस हो गया, फिर चौथे दिन प्रॉफिट कमा लिया, फिर लॉस हो गया, तो ये ऊपर नीचे रोज होता रहता है। तो साल में आपको 300 बार ऐसे मौके आएंगे या कम से कम 250 बार ऐसे मौके आएंगे जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें कमाएंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस होंगे। तो ये कह रहे थे पूरे साल का आप तो कैलकुलेट कर लो एक हेड में, और उस हेड में आपस में सारे एडजस्टमेंट आपको अलाउ, राइट, उस हेड के अंतर्गत तो आप सारे के सारे एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन कौन से नहीं होंगे वो यहां पर मना कर दिया। सब कैपिटल गेन्स का मामला अलग है, कैपिटल गेन्स का मामला अलग है। क्या अलग है? क्योंकि हमने कहा शॉर्ट टर्म जो है शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको अलग रखा है। इसके साथ इसको कैपिटल गेन को छोड़ दो, बाकी उसके अलावा कहीं से किसी भी हेड में कितनी भी सोर्सेज की इनकम हो आपस में सब एडजस्ट हो सकती है। ओके, आगे चलिएगा। अब ये कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन मेड फॉर द असेसमेंट ऑफ, ये कह रहे हैं बिजनेस प्रॉफिट कैपिटल गेन्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज लॉस, कि शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लॉस हुआ है। The assessee shall be entitled to have the amount of such set off against the income if any arrived at after the similar computation made from assessment and any other capital asset, right, इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। Then आगे where the result of computation made from assessment is a loss, but कौन सा ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म अगर है तो, बिकॉज अदर देन शॉर्ट टर्म बताया आपको, अदर देन शॉर्ट टर्म एसेट, तो यहाँ पर कैपिटल एसेट कौन सा है, ये लॉन्ग टर्म एसेट की बात कर रहे हैं। इज अ लॉस, the assessee shall be entitled to have the amount set off against the income if any arrived at a similar computation made for assessment in respect to the and not being a short term capital asset, राइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं साहब लॉन्ग टर्म जो है उसी के अगेंस्ट में एडजस्ट, शॉर्ट टर्म जो है वो दोनों जगह एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 70 में जो बताया गया उसको मैं बोर्ड पे बना देता हूँ। सेक्शन 70
बना रहे हो? शिवानी, अंजू, बना रहे हो ये? जी सर बना रहे हैं अंजू कहाँ है? सर। बना रहे हैं सर। बनाओ बनाओ। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दो चीजें हैं इस सेक्शन में। अंजू भी है, शिवानी भी है, और मैं एक भी। तो कैपिटल गेन्स, वो जानता है दोनों। और दूसरा अदर हेड्स। राइट, अदर हेड्स में क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट, अलाउड। आपस में आप इनकम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन के अलावा। राइट, इसलिए लिखा अदर हेड्स कि कैपिटल गेन का इधर उधर बाकी जगह एडजस्ट नहीं हो। अब यहाँ पर कैपिटल गेन्स में आपके पास फिर दो तरह के आ गए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? उसी में एडजस्टेड शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। ओके, सर प्लीज थोड़ा पढ़ा लिखो ना। लॉन्ग टर्म जो है दिस इज खानदान भी नहीं, बस मेरा बाप पे बता रहा हूँ। एडजस्टेड अगेंस्ट गया ना वो बंदा, कहीं पैसे ही पैसे चल रहे हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। तो एक बार जाता ना तो तो ये सेक्शन 70 का पूरा समरी बन गया था। क्या होता है? अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहें तो क्या कहेंगे कि आपकी आय है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, कैपिटल गेन्स और बाकी सब। अब जो बाकी हेड्स में, बाकी चार हेड है आपके पास, है ना? सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस। ठीक है ना? तो उन चारों को आप आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि आगे बारीकियां और आएंगी कि सैलरी किसी और के केस में एडजस्ट नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पे भी आप कह सकते हैं आपस में एडजस्टमेंट अलाउड है। ओके, यही ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सेप्ट सैलरी, तो वो भी आगे की चीज है वो यही कर देता हूं, है ना? कि सब कहीं और का लॉस लाके आप सैलरी के केस में एडजस्ट करना चाहोगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, कैपिटल गेन्स के अलावा बाकी एडजस्टमेंट करो। लेकिन कैपिटल गेन्स में फिर दो तरह का है, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म अगर लॉस हुआ है तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लॉस है तो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में ही एडजस्ट होगा, उसको आप और दूसरी जगह ले जाकर एडजस्ट नहीं कर सकते। ये है पूरा सेक्शन 70। AI। तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, सेक्शन 70 को ध्यान से पढ़ लो, तो ये पूरी बात, फिर बाद में ये चार्ट देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा सेक्शन 70 क्या लिखा है। राज जरा फोन देना 1 मिनट। क्यों? दोनों सेटिंग एक साथ ऑनलाइन और दोनों इसको ही देख रही होगी, उसकी वेट की तरह सर को कौन देख रही है। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन 71 आ गया, राइट। यहां पर सारी चर्चा किस बात की है? सेट ऑफ लॉस ऑफ वन हेड अगेंस्ट अदर हेड। यहां पर हम बात करें एक्चुअली इंटर हेड की। तो इंटर हेड मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पर कह रहे हैं कि वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर देन कैपिटल गेन्स इज लॉस,
and assessee has no income under the capital gains, he shall subject to provisions in the chapter be तार entitled डाटा to चालू the फिर amount भी of तार loss set रही off है व्हाट्सएप against his income ऊपर टिक्का कौन if जा रहा है any assessable for the assessment year। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं अरे कि तो कैपिटल गेन्स ऑनलाइन के तो आने अलावा बाकी सारे हेडिंग में अगर आप कैलकुलेशन करके देखते शेयर हैं कि वॉल्यूम आपका कर दी थी मैं नुकसान पूछ है रहा हूँ तो आप किसी भी दूसरे उससे शेयर एडजस्ट मोबिलिस कर कर सकते रही हैं। थी पूछ रहा हूँ और यहाँ पर फिर आगे कहा गया वेयर इन द शेयर रिस्पेक्ट मोबिलिस ऑफ द असेसमेंट ईयर द कर रही नेट थी रिजल्ट ऑफ मीटिंग कंप्यूटेशन अंडर दिस हेडिंग ऑफ इनकम अदर देन कैपिटल गेन इज अ लॉस एंड associated income under the head capital gains, such loss may subject to provision be व्हाट्सएप पे set डबल off टिक पे against कौन his था income if any assessable for the assessment year the head of income including the capital gains, right? तो कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आप दूसरी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन कैपिटल गेन का जो लॉस कैपिटल गेन का जो लॉस है वो दूसरों के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होगा। देन ठीक है ना, सबसेक्शन 1 और 2 में जो लिखा उसके अलावा where in respect of the assessment year the net result of the computation under the head profit and gains is loss and the assessee has income assessable under the salary shall not be entitled to be set off। तो यहां पर जो बात हो रही है तो यहां पर ऐसा समझिएगा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस लिखना है, लॉस फ्रॉम sources other than capital gain। क्या लिखा? लॉस, राइट। कि जब कैपिटल गेन के अलावा और बाकी चारों हेडिंग से मिलाकर आपके पास है लॉस। अब यहां पर इसके आगे करना है this can be adjusted against profit from any source। अगर कैपिटल गेन का लॉस है तो कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, लेकिन कैपिटल गेन के अलावा अगर कोई लॉस है तो वो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। लॉस कहां से आ रहा है? लॉस फ्रॉम सोर्सेज अदर देन कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के अलावा 4 सोर्सेज है आपके पास। सैलरी में कभी नुकसान हो सकता है? सर कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो बाकी बचे तीन ही हेड एक्चुअली। आपके पास सैलरी भी है, आपके पास बिजनेस भी है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी भी है, आपके पास अदर इनकम भी है ना। हम कैपिटल गेन को गिन ही नहीं रहे। तो आपने चारों का जब कैलकुलेट करके देखा है ना, तो सैलरी को तो हटा ही दो, लेकिन उसके अलावा क्या है? बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, सबका मिलाकर आपने देखा कि सर वहां तो लॉस हो रहा है, राइट। लेकिन सामने आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट हो तो आप एडजस्ट कर लो, भले वो कैपिटल गेन्स का प्रॉफिट है। लेकिन अगर कैपिटल गेन का लॉस है तो वो सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही एडजस्ट होगा। शिवानी, भारी पड़ रहा है? यस सर। बेटा क्लास में रेगुलर नहीं रहने का ये नतीजा होता है, क्योंकि टैक्स लॉ है। टैक्स लॉ पढ़ने में सालों लग जाते हैं और अपने को दिन कितने मिल रहे हैं? कुछ दिन, है ना। अभी और 4-6 लेक्चर कर पाएंगे फिर तो आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी। कितनी तारीख से लग रहा है एग्जाम? कभी टाइम टेबल नहीं आया। वो किसी भी दिन आ जाएगा, है ना। समय कम है, समय कम है, फिर भी मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ उसको उतना बताता हूँ। सब कैपिटल गेन का जो प्रॉफिट है वो आप दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह का प्रॉफिट कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो उसको नीचे लिख दे रहा हूं। लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन्स, लॉस फ्रॉम
कैपिटल एसेट ऐसा लिख देते कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन ओनली। कैपिटल का लॉस हो, राइट, हमने कहा लॉस फ्रॉम किसी भी सोर्स का हो कैपिटल गेन के अलावा, तो आप कहीं भी एडजस्ट कर लो पांचों हेड में। लेकिन अगर कैपिटल एसेट्स बेच के आपको नुकसान हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट दूसरी जगह नहीं मिलेगा, कैपिटल से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा? बड़ी समझदारी का प्रोविजन है ये, क्योंकि जब आप एसेट खरीदते हैं, कितने एसेट एप्रिशिएट होते हैं और कितने एसेट डेप्रिशिएट होते हैं? एप्रिशिएट मतलब कितने एसेट की कीमत बढ़ती है और कितनों की कीमतें कम हो जाती है। बताइए, कितनी भी एसेट आप खरीदते हैं उसमें से कितने एसेट की कीमत बढ़ती है? सर प्लॉट की, जमीन की बढ़ जाती है, और सर ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है, और सर स्टफ की भी बढ़ती है। मान लो ये दो चीज, अब ये दो चीज आप कितनी बार खरीदते हैं जिंदगी में? तो नहीं खरीद सर, शॉर्ट कितनी बार खरीदते हैं जिंदगी में? जितने पैसे 2 4 6 8 10 15 20। सर जितने पैसे उसके अलावा हमने दो चीजें मोटे तौर पे गिनी में कीमत बढ़ती है, लेकिन बाकी सारी एसेट उसकी कीमत बढ़ती है कि घटती है? सब घटते जाते हैं। तो कौन से? आपने कार खरीदी, आज आप कार खरीद के लिए 70 लाख रुपए की, हाँ सर, कितने चाहोगे कितने बिकेगी? सर कम हो जाएंगे भाव। 1 लाख 1.5 लाख 80,000 90,000। 70 लाख रुपए की कार बोली मैंने, 70 लाख में खरीदी, कल बेचोगे तो कल कितने की बिकेगी? थोड़ा सा उधर कम भाव में बिक जाएगी, 40 50 50 मिले तो बहुत समझो, ठीक है ना, वैल्यू कम होगी। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि साहब इन एसेट का नुकसान भी आपको एडजस्ट करने देंगे, तो कभी कोई आदमी 1 पैसे का इनकम टैक्स नहीं देता, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं कि साहब मेरे पास इस साल 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, अभी जाके मैं मर्सिडीज खरीदता हूँ, अगले दिन किसी को 50 लाख रुपए बुक्स पे टिका दूंगा, 20 लाख रुपए एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहती नहीं, ये बदमाशी नहीं चलेगी। अगर कैपिटल एसेट का लॉस है तो एडजस्ट करना, बाकी जगह एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। इधर उधर के एडजस्टमेंट करो आप, है ना। क्योंकि घर का किराए का एडजस्टमेंट हो रहा है, सब एक घर से किराया है, दूसरे घर में आपने मेंटेनेंस करा दिया, उसका खर्चा बढ़ गया, वो आप आपस में एडजस्ट कर लो। लेकिन घर की कीमत तो बढ़ रही है ना, घर की कीमत कम थोड़ी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन बाकी एसेट पे क्या हो रहा है, हर चीज की कीमत कम हो रही है, शादी वाली पहनने के साथ बाकी चीजों में कीमत कम हो जा रही है। फिर क्या इसी में एसेट में एक एसेट जो है वो है जिसमें रोज की कीमतें ऊपर नीचे होती एक बार बता देता हूँ, तुम्हारे कने मिल जाए तो दे दो ना, तो कोई बात नहीं। है। शेयर बाजार सर अरे रोज ऊपर नीचे होता है। शिवानी किसको डांट दिया तुमने? कैमरा बंद, ये तो डांट रही है, कैमरा बंद कर। इसका दूसरा बता दो ना। नहीं सर, किसी को नहीं सर, मिल जाए
अभी 2 दिन पहले जो है किसी के पापा को डांट पड़ रही थी। सर किसके? किसके? अंजू के? अंजू अंजू थी? नहीं, कोई और था। नहीं, दूसरी बच्ची थी, उसके पापा को डांट। गोमती गोमती, गोमती थी। गोमती हाँ, पापा को डांट पड़ रही थी पीछे, वो भी दिख रहा था मेरे को। चलो थोड़ा सा और बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल से अगर नुकसान हुआ है तो वो दूसरे इनकम में एडजस्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं। Notwithstanding in 1 and 2, where in respect of any assessment year, the net result of the computation of the head income from house property is a loss. House property से आपको नुकसान हो रहा है, loss the assessee has income assessed under the other head of income. The assessee shall not be entitled to set off such loss to the exceeding rupees 2 lakhs. तो यहाँ पर एक लिमिट डाल दी है कि हाउस प्रॉपर्टी से जो नुकसान हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी से जो नुकसान हुआ है, आप उसको दूसरे हेडिंग में अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो 1 साल में 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट कर पाएंगे। इस बात को समझिएगा जरा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना? तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? दो सिचुएशन अलग अलग बता रहा हूं। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 3, 3 आपके पास प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपने किराए पे दे रखा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है उसको तो वैल्यू 0 होती है, राइट? तो इन प्रॉपर्टी में आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है। लेकिन यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का नुकसान आया है। यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का नुकसान आया है। अब कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 5 लाख रुपए, है ना? लेकिन तीनों हाउस प्रॉपर्टी, तीनों हाउस प्रॉपर्टी में आपस में एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इनकी आपस में एडजस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर आपके पास जो इनकम बचेगी वो ओके। अब यहां पर देखिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी से आपको नुकसान हुआ है 5 लाख रुपए का। ये दूसरा एग्जांपल है। हाउस प्रॉपर्टी से आपको नुकसान हुआ 5 लाख रुपए, और बाकी जो अदर सोर्सेज हैं, ओएस लिख रहा हूं, अदर सोर्स, लाख रुपए का। यहाँ 5 लाख का नुकसान है, लेकिन बाकी सोर्सेज से आपको 15 लाख रुपए की इनकम है। बाहर अब आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? लगवा दिया इधर से निकलना, कांच में सब दिखेगा। फटाफट बोलो, बिकॉज ये पॉइंट समझ में आ गया तो अपनी आज की कहानी पूरी हो जाती है। इंट्रा हेड, ये वाली बात तो समझिए, इंट्रा हेड क्या है? सब हाउस प्रॉपर्टी 2-4 जगह से कोई हाउस प्रॉपर्टी आ रहा, आपस में कितना भी एडजस्टमेंट कर लो सब चलेगा। लेकिन अगर दूसरे हेड में इनकम एडजस्ट करना है, कौन सी? हाउस प्रॉपर्टी। दूसरे हेड में एडजस्ट करना है, तब कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं? उसमें का मैक्सिमम एडजस्टमेंट 2 लाख रुपए की करेंगे, 2 लाख से ज्यादा की नहीं। मैक्सिमम एडजस्टमेंट कितना? 2 लाख रुपए का। यहाँ नुकसान कितना है? 5 लाख का, राइट? यहाँ एडजस्टमेंट कितने का दे रहे हैं? 2 लाख का, राइट? तो यहां से जो आपकी इनकम कम करेंगे वो हमने कहा 2 लाख से कम करेंगे, राइट? तो ये जो 5 लाख रुपए ये 2 हिस्सों में बट गए, ये 2 लाख रुपए इधर और 3 लाख रुपए आगे, ये अलग, ठीक है?
अब यहाँ पर आपके पास 13 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लग जाएगा, जो भी कैलकुलेशन करना है वो हो जाएगी। आप कहते साहब 3 लाख तो भी रह गए हमारे बाकी, 3 लाख का तो नुकसान भी पड़ा हुआ ना, तो कहते इसको अगले साल एडजस्ट कर लेना, इसको अगले साल एडजस्ट करना। एक साल में एडजस्टमेंट 2 लाख से ज्यादा रुपए की नहीं दे रहे। एक साल में कितना एडजस्टमेंट दिया? 2 लाख। 2 लाख। लेकिन खास तौर पे ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, बाकी जगह बाकी चीजों के लिए नहीं है। ये खास तौर पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही है कि साहब एडजस्टमेंट अगर आपको दूसरे हेडिंग में करना 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। जो भी बचेगा उसको अगले साल एडजस्ट कर। क्या ये बात समझ आई? ऊपर से गई। शिवानी को टेंशन है, क्या बता रहे हैं पता ही नहीं लग रहा। सर एक बार फिर से समझा दो। हम कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की जो एडजस्टमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की, ऊपर वाला लाइन के ऊपर जो है ये एक केस है, लाइन के नीचे दूसरा केस, इसको आपस में रिलेट करके मत देखो, है ना। पहला केस हमने कहा आपके पास 3 घर हैं, राइट। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको नुकसान हुआ है और उसको आप दूसरी इनकम में एडजस्टमेंट, बाकी जो आपका लॉस रह जाएगा वो खत्म नहीं करेंगे, अगले साल में सेम ईयर में 2 लाख उससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना। ओके, अब आगे चलो। अब कहते हैं व्हेन द नेट रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। तो ये आपके काम का नहीं, बिकॉज़ ये की बात कर रहे हैं, ये 95 96 की बात कर रहे हैं। तो क्या ये सेक्शन 71 आपको समझ आया क्या लिखा है? सेट ऑफ लॉसेस ऑफ हेड अंडर दूसरे हेडिंग में एडजस्ट करना है। और आगे ले चलता हूं बिकॉज समय बहुत कम बच रहा है। अब ये कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉस, तो जो कौन सा लॉस की बात कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस है, अब जो यहाँ पर जो 3 लाख रुपए बचे इसका क्या करें? अगले साल ले जाएंगे, अगले साल प्रॉफिट नहीं आया तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सीधे आगे बात लास्ट में आ जाइए, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू फॉलोइंग असेसमेंट ईयर नॉट मोर देन 8 ईयर्स। क्या 8 साल तक आपको मौका मिल रहा है वो लॉस एडजस्ट करने। तो ये जो 3 लाख रुपए हैं आपके पास, ये नजर आ रहे हैं 3 लाख रुपए है ना, जो एडजस्ट नहीं हुए थे, कब एडजस्ट कर सकते हैं? बोले अगले 8 सालों में कभी भी आपके पास ये इनकम आए उसमें एडजस्ट कर दें। लिमिट 8 साल, ठीक है। तो आप एक लाइन लिखो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स। एक लाइन लिखो। यहां लिख रहा हूं मैं हेड, यहां लिख रहे हैं ईयर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखा मैंने? किस हेड से इनकम आ रही है और कितने साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी का आपने देख लिया, हाउस प्रॉपर्टी आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 8 years। 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब ये कि अगले 8 सालों में जब भी आपका प्रॉफिट आ जाए तब एडजस्ट कर देना। समझ आ गया? ठीक है। अब आगे चलिएगा 71B के बाद। अब ये देखिए जो छोटे छोटे सेक्शन आ रहे हैं, ये आ रहा है अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ
ये है लोन, बिजनेस लॉसेस। बिजनेस लॉस। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देते हैं बिजनेस। बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कितने साल अलाउड है? सीधे एंड में चल। ये यहाँ पे कितने साल ले जा सकते हैं? फॉर मोर देन 8 असेसमेंट ईयर्स। ये भी 8 साल के लिए चलेगा आगे, राइट? कि बिजनेस का लॉस हुआ है, अगले 8 सालों में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने लिख दिया 8 साल। है ना? ये तो बहुत सिंपल ही दिख रहा हूँ, केवल हेडिंग लिख रहा हूँ और ईयर लिख रहा हूँ। ठीक है, और आगे ले चलते हैं। 72A 72AB ये सब आपको नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आती हैं, आपके लिए नहीं है। ओके, अब 73 में आ जाइए, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? सट्टा बाजार, शेयर बाजार भी इसी कैटेगरी में आता है ना? स्पेकुलेशन मतलब जिसमें आप अंदाजे पे पैसा लगाते हो, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो नुकसान। या आप इसको अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन देते हो तो हम कहते हैं कि ऐसी बिजनेस तो या एक ऐसा खेल जिसमें नुकसान या प्रॉफिट के बराबर अपॉर्चुनिटीज होती है और उसमें आपका टैलेंट काम नहीं आता है। खास बात ये है कि शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हो, आपका टैलेंट काम नहीं आता, किस्मत काम आती है। पैसा मिलना तो मिलेगा, नहीं तो पैसा डूब जाएगा। वो सब स्पेकुलेशन कहलाता है। लॉटरी का टिकट खरीदा, स्पेकुलेशन हो गया, है ना? कि आपने 100 रुपए का टिकट तो खरीदा, लेकिन 1 लाख लोग हैं जिनका 100 रुपए डूबने वाला है। किसी एक को निकलेगा, राइट? उनको स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस कितने समय कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये अलाउड है 4 इयर्स के लिए। स्पेकुलेशन बिजनेस इज अलाउड फॉर 4 इयर्स। तो बिजनेस जो इन जनरल है वो 8 साल के लिए है, लेकिन बिजनेस में फिर स्पेसिफिक कर दिया स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस, इसको टाइम है कितना दिया? 4 साल। या आप 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, और आगे चलिए। अब यहां पर कौन सा आया? स्पेसिफाइड बिजनेस। तो स्पेसिफाइड बिजनेस की चर्चा हमने नहीं की, तो ये मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। इसमें कैरी फॉरवर्ड कितना है? इसमें भी 8 साल मिलेगा आपको। है ना? इसमें अनलिमिटेड पीरियड एक्चुअली देख के रखा, सॉरी, इसमें अनलिमिटेड पीरियड दिया है स्पेसिफाइड बिजनेस में। तो स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड में अनलिमिटेड है। स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दे रखी है कि सब ये 12 बिजनेस हैं जिनको स्पेसिफाइड बिजनेस कहते हैं। इसमें अगर आपको लॉस हुआ है, आगे 10 साल 15 साल 20 साल जब एडजस्टमेंट होता तब कर लो। तो वो लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब कैपिटल गेन्स अगर है तो कैपिटल गेन्स कितने समय कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? कैपिटल गेन्स कैरी फॉरवर्ड का टाइम कितना है? 8 साल। कैपिटल गेन्स ये भी आपके पास 8 साल का समय है। 8 साल के अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये 74A ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कितना मिलेगा आपको? 4 साल। यहां लिख रहा हूं इनकम फ्रॉम IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां मिलेगा आपको 4 साल, राइट? तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। सैलरी में लॉस होता ही नहीं है, सैलरी में लॉस होता ही नहीं है। ओके, अब ये लॉस ऑफ फर्म्स, ये सब मिसलेनियस बातें हैं। तो कुल मिलाकर जितनी बातें मैंने आपको बताई, सेट ऑन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, इंट्रा हेड सेट ऑफ, सेट ऑफ क्या है, इंटर हेड सेट ऑफ क्या है, किसके आगे उसमें क्या एडजस्ट कर सकते हो, कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये सब मिलाकर आपका एक क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है।
आपसे कैपिटल गेन्स के बारे में कुछ भी पूछा जाए, सॉरी सेट ऑफ के बारे में कुछ भी पूछा जाए, फॉरगेट वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आंसर आपको ये लिखना है ना। देखो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर 2 में से, यूनिट 2 आपको ध्यान है ना, क्या है यूनिट 2 में, आपको वापस दिखा देता हूँ, यूनिट 2 आपको ध्यान आ जाएगा। ये देखिए यूनिट 2 में है ना, ये देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स इसको छोड़ दो, यहाँ पर लिखा सेट ऑफ, पहला हेडिंग जो तीसरा नंबर पे वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, राइट। फिर इसके लिए आगे लिखा है सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड गेन्स, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम। इनमें से एक क्वेश्चन सेट ऑफ के ऊपर बनता है, दूसरा जो है बाकी हेडिंग में से बन जाता है, तो सैलरी होगा या हाउस प्रॉपर्टी होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा या कैपिटल गेन्स होगा। ओके, कोई एक क्वेश्चन वो बनेगा, सेट ऑफ के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान से कर लो ये। बाकी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं, है ना, मैंने आपको कैपिटल गेन्स का ऑलरेडी कराया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कराया है, अगले लेक्चर में आपको करा दूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो ये वाला नंबर 8 वाला जो है क्लबिंग ऑफ इनकम, ये भी करा देंगे, छोटा सा टॉपिक, तो आपका यूनिट नंबर 2 पूरा खत्म हो जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने ऑलरेडी पहले करा दिया आपको, वो यूनिट नंबर 1 गया, ठीक है। फिर उसके आगे आगे के चैप्टर आते वो कराते हैं, तो अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अगले लेक्चर के लिए हम कब मिलेंगे, मंडे को। कल क्यों? कल लेक्चर करोगे? सर कल बाय बाय। नहीं सर नहीं करेंगे, कल वाइवा है। परसों? हाँ संडे परसों करेंगे, संडे तो क्या एग्जाम तो पास आ रहे हैं पागल। मैं कब बोली, सर से पूछ, मेरे को क्यों बोल। नहीं परसों नहीं करेंगे, मंडे को करेंगे डायरेक्टली, मंडे। हाँ ठीक है, बाय बाय। बाय।